बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे गुर्दे अगर एक दिन भी पेशाब को कंट्रोल करना छोड़ दें तो इससे हमारी बॉडी के अंदर शदीद पानी की कमी हो सकती है या स्वेलिंग हो सकती है। आखिर गुर्दे ये कैसे फैसला करते हैं कि पेशाब को गाढ़ा बनाना है या पतला? यही वो टॉपिक है जो बार बार एमडी कैट और बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर ये आप आज लेक्चर सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह ये लेक्चर आपको कभी भी नहीं भूलेगा। चलें आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं और हमारे लेक्चर का नाम है रेगुलेशन ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन। कहता है पहला इसके पास कौन सा मैकेनिज्म होता है यूरिन कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए? पहला जो मैकेनिज्म होता है हमारे पास वो होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये शॉर्ट क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हमें कहता है इस मैकेनिज्म में जो नेफ्रॉन होते हैं ये बॉडी के अंदर हाई साल्ट, ज्यादा साल्ट को मेंटेन करके रखते हैं, ज्यादा साल्ट रखते हैं। क्यों ये ज्यादा साल्ट रखते हैं बॉडी के अंदर? बिकॉज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द लूप ऑफ फैनले, ताकि ये लूप ऑफ फैनले के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी को जज्ब कर सकें। हम यहाँ पर देखते हैं कि लूप ऑफ फैनले कौन सी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर हमारे पास नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। ये जो आप यू शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम नाम देते हैं लूप ऑफ हैनले का नाम देते हैं। अब ये जो नीचे आती हुई नाली है इसे हम नाम देते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर जाती हुई नाली है इसे हम नाम देते हैं असेंडिंग लिम्ब। ये जो पूरी लूप ऑफ फैनले है, यू शेप स्ट्रक्चर है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है वाटर को रीअब्जॉर्ब करना। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है ये यूरिन को कहाँ पर ले जाती है? ये यूरिन को, पेशाब को कलेक्टिंग डक्ट में ले जाती है। अब कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पर मौजूद होती है? ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से आ गया ये स्ट्रक्चर, इसे हम नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट का नाम देते हैं। आगे में यहाँ पर क्या कहता है? कहता है जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है, कहता है इट इज परमिएबल टू वाटर। ये पानी को तो अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देती है बट नॉट साल्ट, लेकिन ये डिसेंडिंग लिम्ब अपने अंदर से नमकियात को गुजरने की इजाजत नहीं देती। बहुत एमसीक्यू के बार बार पूछा जाता है। और असेंडिंग लिम्ब जो है ये इसके बिल्कुल उलट है। कहता है असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये पानी को गुजरने की इजाजत नहीं देती बट परमिएबल टू साल्ट, लेकिन ये अपने अंदर से गुजरने की किस चीज को इजाजत देती है? ये साल्ट को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देती है। और किस मैकेनिज्म के जरिए गुजरने की इजाजत देती है? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए गुजरने की इजाजत देती है। आगे हमें कहता है व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू द डिसेंडिंग लिम्ब, जब पानी जो होता है डिसेंडिंग लिम्ब से गुजर रहा होता है, वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड, यहाँ पर पानी जज्ब हो जाता है। पानी यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब में जज्ब क्यों होता है? कहता है बिकॉज सराउंडिंग फ्लूइड मोर सॉल्ट, जो इर्द गिर्द फ्लूइड होता है उसके अंदर सॉल्ट ज्यादा होते हैं, इसलिए जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है ये वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेती है ताकि वाटर बाहर ज़ाया ना हो जाए यूरिन में। आगे में कहता है व्हेन फ्लूइड फ्लोज थ्रू द असेंडिंग लिम्ब, यानी कि ये जो ऊपर जाती हुई नाली है ये डिसेंडिंग लिम्ब थी और ये जो ऊपर जाती हुई नाली है जब ऊपर से गुजरता है तब क्या होता है? कहता है व्हेन फ्लूइड फ्लोज थ्रू द असेंडिंग लिम्ब, जब असेंडिंग लिम्ब से ये फ्लूइड गुजरता है, कहता है इट ट्रांसपोर्ट सोडियम आयंस, यानी कि ये साल्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। साल्ट के ये किन आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है? साल्ट के ये सोडियम आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है। फिल्ट्रेट टू सराउंडिंग, यानी कि जो ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट होता है वहां से ये कहां पर ये ट्रांसपोर्ट करता है? आगे भेजता है जो इर्द गिर्द फ्लूइड होता है उसके अंदर भेजता है। आगे में कहता है क्लोराइड आयंस आल्सो फॉलो द सोडियम आयन, इन्हीं सोडियम आयंस के साथ ही क्लोराइड आयन भी उसके साथ चले जाते हैं, उसे फॉलो करते हैं। कहता है अब क्या हो जाता है कि यहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन जो है बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ पर सोडियम आयंस भी शामिल हो गए हैं और क्लोराइड आयंस भी शामिल हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो जाती है। अब क्या होता है? कहता है यूरिन पासेस डाउन द कलेक्टिंग डक्ट थ्रू द साल्टी फ्लूइड, जो यूरिन होता है वो कहां पर आ जाता है? कहता है जो यूरिन होता है अब वो कलेक्टिंग डक्ट में आना शुरू हो जाता है बेटा। आगे कहता है वाटर मूव्स आउट, वेरी बात है जब यहाँ पर कौन सी चीज आना शुरू हो जाएगी? यूरिन। कहता है वाटर मूव आउट बाय ऑस्मोसिस, बहुत एमसीक्यूज। कहता है जो वाटर होता है वो ऑस्मोसिस के जरिए बाहर खारिज हो जाता है और कहां पर ये दाखिल हो जाता है? और ब्लड के अंदर, ये वेजा रेक्टा के अंदर दाखिल हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है सिंपल रेगुलेशन ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन की, हम इस डायग्राम के जरिए थोड़ा सा समझेंगे। कहते हैं ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये ग्लोमेरुलस है और जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसे हम नाम देते हैं बोमैन कैप्सूल का। अब यहाँ पर हमारे पास जो है जो फर्स्ट यहाँ पर आप बलदार नाली देख रहे हैं इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल।
अब क्या कहता है, ये जो नीचे स्ट्रक्चर आ रही है ये डिसेंडिंग लिम्ब है, लूप ऑफ फैनले का पार्ट है। कहते हैं ये लूप ऑफ फैनले किस चीज को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देता है, ये वाटर को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देता है, लेकिन साल्ट को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत नहीं देता। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है, नीचे आते हुए नाली। अब दूसरे नंबर पर कहता है जो असेंडिंग लिम्ब होती है, ये जो नाली ऊपर जा रही है, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये वाटर को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देती, बल्कि ये किस चीज को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देती है, ये साल्ट्स को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देती है। ये साल्ट कौन से होते हैं, एक सोडियम साल्ट्स होते हैं और दूसरे नंबर पर क्लोराइड के आयंस होते हैं, यानी सोडियम और क्लोराइड आयंस को यहाँ से अपने अंदर गुजरने की इजाजत देती है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर अख्ताम पजीर होता है। इंशाअल्लाह हम कल मज़ीद इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ आगे की शुरुआत करेंगे। अगर आप बच्चों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।